तो अरब के आक्रमण के बारे में कल हम लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं। आज हम आरंभ करते हैं क्या? तुर्क आक्रमण। क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण समझते हैं आज हम लोग। अच्छा, तुर्क आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति है, इस पर भी जरा विचार कर लेते हैं कि क्या स्थिति बन पा रही है भारतीयों की। तो समझिए भाई, वर्तमान भारत हम बना लेते हैं, लेकिन ऐसा भारत तो नहीं था उस समय। ये पाकिस्तान का क्षेत्र भी क्या है, हिंदुस्तान ही कहलाता था, ये पूरा क्षेत्र भी था। हम जानते हैं यहां कहीं पर क्या है, ये जो क्षेत्र है ना, ये है गजनी। कौन सा क्षेत्र है ये? गजनी का क्षेत्र, ठीक है। इधर कहीं पर मुल्तान है, हमें पता है, ये मुल्तान। फिर बाकी आप अभी के शहरों को, लाहौर वगैरह को, सिंध प्रांत, ये सब आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को? ठीक है। ये इधर का गुजरात का क्षेत्र हो गया, मालवा क्षेत्र हो गया, ये सारा चीज आप लोग पहचानते हैं बहुत अच्छे से। ये जो गजनी का क्षेत्र है, ये हमारे लिए आज की क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को हम समझते हैं। कल की क्लास में भी मैंने एक बार जिक्र किया था, आप समझे थे कि ये जो तुर्क है, ये तुर्क जो है बहुत वो प्राचीन काल से मुसलमान है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का क्षेत्र तो अरब था। बाद में मुसलमानों के विस्तार के दौरान हम देखते हैं कि तुर्क में का भी इस्लामीकरण हुआ, और ये जो तुर्क जो कि असभ्य और बर्बर जनजाति थे, कैसे थे लोग? असभ्य और बर्बर जनजाति थे। ये बर्बर जाति ने का क्या हुआ, धीरे से इस्लामीकरण हुआ, और ये इस्लाम क्या किया, इन्होंने ग्रहण किया। अब ये कहला रहे हैं तुर्क मुसलमान। क्या कहला रहे हैं ये? तुर्क मुसलमान कहलाते हैं। तुर्क मुसलमान ये कहला रहे हैं, ठीक है बात। तुर्क मुसलमानों ने अपना केंद्र बनाया गजनी में, और बनाने वाले का नाम था अलप्तगीन। किसने बनाया भाई? अलप्तगीन नामक शासक जो हुआ, उसने गजनी क्षेत्र पर अधिकार करके तुर्कों के लिए, वहां पर जो है तुर्क मुसलमानों के लिए गजनी क्षेत्र पर एक राज्य की स्थापना की। संस्थापक कौन है इसका? अलप्तगीन। ये गजनी, और यहां पर अब तुर्क मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन इससे जो पहले से ही भारत की स्थिति है, ये बात क्या है, हमने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने समझा था कि ये बात है 712 से लेकर के 715 के आसपास तक की, 715 ईस्वी तक की, कि महमूद गजनी भी आया और उसने इस क्षेत्र को क्या कर लिया था, विजित कर लिया था। मतलब कि इस क्षेत्र पर अरब क्षेत्र के लोग पहले से ही निवासरत थे। हाँ, भले ही शासन प्रशासन में धीरे धीरे कमजोर होते चले गए थे, लेकिन हम जानते हैं कि 8वीं-9वीं सदी में भी, 8वीं-9वीं सदी से ही यहाँ पर जो है अरबी मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं। तभी तो हमारे धर्म संस्कृति में परिवर्तन, ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे। अरबी मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। ये क्षेत्र मुसलमानों का धीरे धीरे होता जा रहा है। शासन प्रशासन की यदि हम बात करें तो भारत में कोई एकीकृत राज व्यवस्था है क्या? बिल्कुल नहीं। एकीकृत राज व्यवस्था है क्या? नहीं है। जबकि यहां पर बहुत सारे क्या है, राजपूत योद्धा हैं, बहुत सारे, एक से एक योद्धा, कोई भी किसी को भी काट मार दे, इस प्रकार का। यहां अंदर की तरफ भी हम देखते हैं, मालवा के क्षेत्र में, या इधर में बुंदेलखंड क्षेत्र में, कश्मीर क्षेत्र में, सब तरफ एक से बढ़कर एक योद्धा है। लेकिन इन योद्धाओं में आपसी संघर्ष था। ये परस्पर युद्ध करते रहते थे, आपसी युद्ध करते रहते थे, लेकिन कभी भी अपने अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए या भारत को एकीकृत करने के लिए इन लोगों ने प्रयास नहीं किया। परिणामतः छोटे छोटे युद्ध बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। छोटे युद्ध केवल आपको ईगो आपका सेटिस्फाई करा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। जब ये आपस में संघर्षरत थे, उस समय आर्थिक स्थिति धीरे धीरे क्या हुआ, डाउन। अगर इकोनॉमिकली कहीं पर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो वहां का जो मिलिट्री पावर है वो कम होगा, ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, सैन्य शक्ति भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आर्थिक अवमूल्यन भी क्या है, सैन्य शक्ति के छिड़ होने में क्या है, सहायक ही है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से भी कमजोर, सैन्य रूप से भी, सैन्य ताकत से भी कमजोर ये क्षेत्र। अब आर्थिक रूप से कमजोर मतलब कि एकदम निर्धन नहीं हो गए हैं, ठीक है। वो प्राचीन काल से भाई, मौर्य काल, गुप्त काल का पूरा अभी क्या संग्रह है। भारत गरीब नहीं हुआ है, पर्याप्त धन है, लेकिन हमारा बाहरी देशों के साथ ट्रेडिंग ही नहीं है। दूसरे देशों के साथ बड़े बड़े ट्रेडिंग जो पहले हुआ करते थे, उस टाइप का अभी व्यापार वाणिज्य हम लोग के पास नहीं है। तो अभी हमारी अर्थव्यवस्था या तो क्या हो चुकी है,
स्थिर या नीचे की ओर जा रही है, अभी आर्थिक रूप से हम बढ़ नहीं रहे, स्थिर या नीचे। ऐसी स्थिति में हमारे पास में सैन्य शक्ति भी कमजोर है। अब इस स्थिति का फायदा उठाना चाहेगा कौन? गजनी क्षेत्र। भाई वो तो ललचाई का हौस देखेगा ना। यहां पर ऑलरेडी क्या है, अरबी लोग आकर के जीत चुके हैं, पहले भी उन्होंने देखा, खुद तुर्क मुसलमान। अब यहां पर देख रहे हैं कि क्या है, पूरे बिखराव ही बिखराव है। तो ये अपने क्षेत्र का विस्तार तो करना चाहेंगे ही चाहेंगे। इस दौरान एक घटना घटित होती है कि ये जो अलप्तगीन है, अलप्तगीन का दामाद, नाम है इसका सुबुदगीन। अलप्तगीन का दामाद का क्या नाम है? सुबुदगीन। अब यहां से समझिएगा, पहले गजनी क्षेत्र की स्थापना किसने की है भाई? अलप्तगीन ने इसकी स्थापना की है। और अलप्तगीन के जो दामाद है, ये दामाद ही उसका क्या करता है, उसको गद्दी से हटाता है और खुद शासक बन जाता है, सुबुदगीन। यही बन गया क्या अब इसका शासक गजनी क्षेत्र का। सुबुदगीन महत्वाकांक्षी राजा है, क्षेत्र विस्तार करेगा ही करेगा। इस प्रकार की बातें, यहां पर हिंदू शाही राजवंश हुआ करता था, इस क्षेत्र में एक हिंदू शाही राजवंश हुआ करता था। और हिंदू शाही राजा एक है, हिंदू शाही राजवंश का एक राजा है, नाम है जयपाल। क्या नाम है? जयपाल को इस बात की भनक थी कि सुबुदगीन जरूर आक्रमण करेगा। वो महसूस कर रहा है, जैसे हम अभी पढ़ के महसूस कर रहे हैं, वहां क्षेत्र को महसूस कर रहा है। जयपाल ने सुबुदगीन के आक्रमण से पहले ही सुबुदगीन पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, सुबुदगीन तो भाई आक्रमण करने ही वाला था, इसलिए जब कभी भी आपको पूछा जाएगा कि पहला तुर्क मुसलमान कौन है आक्रमणकारी, तो आप बताते हो किसका नाम? सुबुदगीन का। अलप्तगीन ने कभी आक्रमण नहीं किया है, किसने किया है? सुबुदगीन ने। उधर से सुबुदगीन निकल पड़ा, इधर से जयपाल निकल पड़ा, बढ़िया युद्ध चला। युद्ध जयपाल जीतने वाला रहता है कुछ प्राकृतिक कारणों से, विभिन्न प्रकार के कारण जो है इतिहासकार बताते हैं यहां पर। बस आप इतना समझ लो कि प्राकृतिक कारणों से ही क्या हो गया जाता है, जयपाल को पराजय। जयपाल को पराजय मिल गई। अब जयपाल हारा, चलो वापस आया, दोबारा फिर ट्राई करता है। सुबुदगीन अगर एक बार अंदर आ गया, जीत गया, तो हमारे संपूर्ण क्षेत्र को कोई नहीं बचा पाएगा, ये जयपाल जानता है। इसलिए जयपाल ने क्या किया, दोबारा आक्रमण का प्रयत्न किया। दूसरी बार भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि जयपाल पराजित हो जाता है। जयपाल सोच पा रहा था कि सुबुदगीन हमारे लिए खतरा हो सकता है, ये जब इस तरफ आएगा तो वो क्या करेगा, कुछ न कुछ कहर बरसाएगा ही, इसलिए वो पहले ही रोकने का प्रयास कर रहा था। लेकिन बात तो ये आर्थिक रूप से भी कमजोर है थोड़े बहुत, ना ही एकता है इनके पास में, और प्रकृति ने भी साथ नहीं दिया। कुल मिलाकर के जयपाल की हो गई पराजय। दो बार हारा जयपाल, किससे? सुबुदगीन से। खैर, सुबुदगीन का काल ज्यादा समय तक नहीं चला। सुबुदगीन की मृत्यु के पश्चात में इसका पुत्र, नाम है, अब आपको जो है वह नाम मिलेगा जो आप इतिहास में बार बार सुनते हो। क्या नाम है? महमूद गजनवी। क्या नाम है भाई? गजनी क्षेत्र का शासक महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अब आता है आक्रमण के लिए। महमूद गजनवी कहा जाता है कि इसने जब ये सुल्तान का पद धारण किया, इसने उपाधि ली, उस दौरान ही इसने खलीफा से वादा किया था कि हिंदुस्तान में हर साल आक्रमण करेगा। ऐसी ऐतिहासिक कहानी आती है। और जब हम इसके शासनकाल को देखते हैं तो लगभग सही निकलता भी है वो बात। महमूद गजनवी वो एक बार आक्रमण आरंभ करके जीतते जीतते अपने क्षेत्र में पूरे भारत को नहीं मिलाया है। महमूद गजनवी आक्रमण करता था, क्षेत्र जीतता था, धन लूटता था, चला जाता था, आक्रमण करता था कहीं और, जीतता था, चला जाता था। समझिए बात को। और उसके आक्रमण की ये प्रक्रिया चालू हुई है 1001 ईस्वी में, और ये चला है 1027 ईस्वी तक। 1001 से 1027 ईस्वी तक ये लगातार आक्रमण करता रहा, और कुल इसने 17 बार आक्रमण किए हैं। कितने बार आक्रमण किए भाई इसने? 17 बार आक्रमण किए हैं। अब हर आक्रमण में क्या क्या हुआ है एक एक करके हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन याद रखना कि इसका 16वां आक्रमण जो है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 16वां आक्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? सोमनाथ के मंदिर के कारण, है कि नहीं? तो ये जो है आक्रमण, अब देखो इस क्षेत्र में जितने भी, इस काल में जितने भी आक्रमण हुए, अब पीडीएफ ओपन कीजिए अपना, ओपन कीजिए जल्दी से पीडीएफ।
पहला आक्रमण कब हुआ है भाई? पहला आक्रमण कब देखते हैं हम लोग? 1001 में। कहां से चालू हो रहा है? 1001 ईस्वी से लेकर 1027 तक जो है लगातार आक्रमण किया है इसने। सबसे महत्वपूर्ण 16वां है, लेकिन एक एक करके थोड़े थोड़े से हम लोग जानकारी देख लेते हैं। 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण, किसको पराजित किया इसने? ये जो है आक्रमण किया, और जहां तक हिंदू शाही राजवंश जो फैला हुआ है वहां तक ये लगभग लगभग पहुंच चुका था। ठीक है, ये जो है सिंध प्रांत इत्यादि तक पहुंच चुका है, जहां पर अरब पहले से ही आ चुके थे। दूसरा आक्रमण ये महत्वपूर्ण है, देखो क्या हुआ इसमें। इसने जयपाल की राजधानी पर आक्रमण किया, जयपाल को पराजित किया, और जयपाल ने इसकी वजह से आत्महत्या कर ली। जयपाल ने क्या किया है? आत्महत्या। पहले भी 2 बार पराजित हुआ था, वो सुबुदगीन से, अब वो महमूद गजनवी से पराजित हुआ। कभी वो जीत ही नहीं पा रहा है, अंततः उसने क्या कर लिया? आत्महत्या। फिर उसका तीसरा आक्रमण कब हुआ? तीसरा आक्रमण होता है 1004 में। किसके ऊपर आक्रमण हुआ? उच्च के शासक वजीरा के ऊपर। उच्च के शासक वजीरा के ऊपर आक्रमण किया अंततः उसने, और वजीरा ने भी क्या कर लिया? वो भी आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। फिर देखो अगला 1005 ईस्वी में आक्रमण हुआ भटिंडा में। 1005 में भटिंडा में आक्रमण होता है, और भटिंडा का आक्रमण क्या रहा? सफल असफल? सफल आक्रमण था वो भी। सभी आक्रमण सफल ही रहे, ठीक है, सफल आक्रमण रहा। फिर उसके बाद कौन सा आक्रमण? छठवां 1007 में पंजाब में आक्रमण किया। वही जयपाल जो आत्महत्या किया था उसका पौत्र, क्या नाम है इसका? सुखपाल। इसने क्या किया? इस्लाम ग्रहण किया। सुखपाल ने इस्लाम कबूल लिया, और बाद में उसने विद्रोह करने की कोशिश की। किसके खिलाफ? महमूद गजनवी के खिलाफ। इसलिए महमूद गजनवी दोबारा आक्रमण करके उसको पराजित कर देता है। ठीक है, फिर अगला क्या है? 1008 में छठवां आक्रमण। 1008 में कब, कहां किया गया? आनंदपाल। आनंदपाल को पराजित किया। ठीक, अगला 7वां आक्रमण 1009। 8वां आक्रमण, 9वां आक्रमण 1013। ठीक है, थानेश्वर तक घुस गए हैं। देखो थानेश्वर मतलब कि हरियाणा। याद करो प्राचीन भारत के इतिहास, ये हर्षवर्धन के पूर्वजों की राजधानी हुआ करती थी। हर्षवर्धन ने तो कन्नौज को बना दिया था बाद में, लेकिन उससे पूर्वजों की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। वहां तक घुस गए लोग। अगला 10वां आक्रमण, फिर 11वां 1015 कश्मीर के क्षेत्र में हो रहा है आक्रमण। फिर 16वां कौन सा आक्रमण? 12वां आक्रमण। 12वें आक्रमण में क्या है? ठीक, 13वां आक्रमण बुंदेलखंड। समझ रहे? बुंदेलखंड तक घुसना मतलब कि। फिर अगला 14वां आक्रमण। 15वां आक्रमण कब हुआ? 1024 में जैसलमेर में। अब आ जाओ कहा? 16वें आक्रमण में। कब हुआ है 16वां आक्रमण? 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण, जो कहां किया गया था भाई? सोमनाथ पर। सोमनाथ पर आक्रमण किया गया। एक कहानी आती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, जिससे आप भलीभांति परिचित है ना? सोमनाथ के आक्रमण को लेकर के एक विशेष प्रकार का क्या है, जिसको हम कह सकते हैं क्या? पांठेला इतिहास। पांठेला इतिहास के तहत आप सभी को ज्ञात है कि सोमनाथ के मंदिर पर जब इसने आक्रमण किया, सोमनाथ के मंदिर पर जब इसने आक्रमण किया तो शिव जी के मूर्ति को ले जा करके रख दिया कहां? मक्का में। अब वहां कोई अगर सच्चा हिंदू गंगा जल लेकर के, बाप रे, आगे की कहानी आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए इस बात को, महमूद गजनवी जो है ये वास्तव में एक धनांध व्यक्ति है। क्या ये एक
धनांध है। ये धर्मांध व्यक्ति नहीं है, ये धर्मांध व्यक्ति नहीं है, ये धनांध व्यक्ति है। इसको धन का ही लोभ है, इसको धन का लोभ है। और सोचो, ये तुर्क मुसलमान है, तुर्क आक्रमणकारी है, ये यहां से लूट करके, ये इधर से आएगा यहां लूटेगा, उसके बाद अरब जाएगा वहां स्थापित करेगा। पहली बात तो अरब के लोग खुद इसको घुसने नहीं देंगे। अरब अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं। मुसलमान मतलब मुसलमान ऐसा मत सोच लेना, ठीक है। वो अरबी अलग लोग हैं, शुद्ध मुसलमान रक्त मानते हैं अपने आप को। कुरैश कबीले में हुआ था जन्म किनका? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का। ये तुर्क मुसलमान है। इसको इसकी सेना के साथ तो पहले वहां जाने ही नहीं दिया जाएगा। कैसे वो लोग भरोसा करेंगे इसके ऊपर? और वो उनका धार्मिक पवित्र जगह है, वो उनका धार्मिक पवित्र जगह है। उसको छोड़ो, अभी की स्थिति में बताओ। देखो, हम कितने भी सहिष्णु हो जाए, कुछ हो जाए, बहुत सारे प्रकार के हम लोग बात करते हैं, जैसा भी हो, लेकिन केवल एकदम धर्म के नजरों से यदि देखो, हमारे मंदिर में आकर के कोई कुरान का अध्ययन यदि करना चाहे तो थोड़ा तो हम लोग सोचेंगे ना, नहीं ठीक, कुछ लोग सोचेंगे हाँ ठीक है, किताब ही तो पढ़ रहा है। लेकिन वहीं पर अल्लाह अकबर करके यदि वो करने लग जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं, संवैधानिक तौर पर सब ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन ऐसा करने देना, क्या ये हिंदुओं के या ब्राह्मणवादी है वहां के जो पुजारी होंगे वो इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? तो अपने काबा में भगवान शिव को ले जाने के लिए वो मान पाते क्या? ऐसे फालतू की बातें जो है केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए और दकियानुसी बकवास करने के लिए किया जाता है। आपको पढ़े लिखे जैसा बिहेव करना है, ठीक है, इन सब बातों से दूर रहना है। समझ लो, महमूद गजनवी केवल और केवल क्या है? धनांध। 16वीं बार आक्रमण किया है वो। सोमनाथ मंदिर के चकाचौंध से क्या है, वो गिर चुका है। वहां के जितने भी सोना चांदी हीरा मूंगा मोती जो भी वहां लगा हुआ था सब लूटा उसने। और इस लूट के दौरान वो मूर्ति को भी नहीं छोड़ सका। वह मूर्ति को भी उसके सैनिकों ने क्या किया, उसकी ही आदेश पर तोड़ दिया। और इसीलिए उसे मूर्ति भंजक कहा गया। क्या बोला गया इसको? मूर्ति भंजक बोला गया इसको। मूर्ति तुड़वाया है इसने, मूर्ति भंजक है ये। और इसके इसी गलती के कारण ही, क्योंकि इसने भगवान शिव की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था, तुड़वाया था, इसी कारण ही महमूद गजनवी के लिए इतना नफरत फैलता है। वास्तव में नफरत तो इन बाकी 15 आक्रमण के लिए पहले ही हो जाना चाहिए था। जब वो पहली बार, मतलब समझ रहे हो कि एक व्यक्ति, एक राजा गजनी क्षेत्र से 15 बार आक्रमण कर लिया, लेकिन ये लोग तब भी यूनाइट होकर के उसके खिलाफ लड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज के डेट में कि वो भगवान शिव को ही, मूर्ति को ही तोड़ने आया था, वो लेके गए, ये सब दकियानुसी बात है ना। वास्तविकता क्या है कि वो जितना लूट लूट करके जा रहा है, हमें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 17 बार, मतलब इससे भी पहले 15 बार वो आक्रमण कर चुका है। फिर भी हम एकीकृत होकर के उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। इतनी कमजोर आर्थिक और सैन्य व्यवस्था हमारी हो चुकी थी, या आपसी तालमेल, आपसी जो हमारा भाईचारा है वो समाप्त हो चुका था। कश्मीर के ऊपर आक्रमण हो रहा है, जो कश्मीर वाले जाने थानेश्वर पर किया, उसने आक्रमण किया बुंदेलखंड तक, भारत के बीचों बीच। भारत दिल बोलते हैं ना यहाँ पर मध्य प्रदेश क्षेत्र को, बुंदेलखंड तक आक्रमण किया, लेकिन कोई भी इसका विरोध करने के सामने नहीं आया। विरोध करने के लिए आरंभ में ही ये जयपाल जो है ये आया हुआ था, लेकिन प्राकृतिक कारणों से वो हारता गया, अंततः आत्महत्या कर ली। न केवल उसने महमूद गजनवी, बल्कि उसके पिता जो सुबुद्दीन है, उसके जो उससे पहले जो शासक है, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। ठीक है बात। तो जब ये सोमनाथ के मंदिर पर भी जब आक्रमण करते हैं, तो उस दौरान भी इनको जो है रोकने वाला फिलहाल कोई नहीं, और ये लूट करके चले जाता है। अब इस समय देखो, जब ये घटनाएं घटित हो रही हैं, और इसके बाद भी आप जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, तो कुछ अभी हम लोग आगे चल के कुछ लेखक, कुछ साहित्यकार इनको पढ़ना चालू करेंगे। इतिहास के दृष्टिकोण से हम थोड़े से भिन्न दृष्टिकोण से उनको देखते हैं, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं, जैसे एक नाम आता है अमीर खुसरो, उदाहरण स्वरूप अमीर खुसरो का नाम लगभग सब सुने होंगे आप लोग। नहीं पढ़े हो मध्यकालीन इतिहास, फिर भी जानते तो होंगे, अमीर खुसरो का नाम तो सुने होंगे। कई सारे शासकों को देखा था इसने, है ना। अमीर खुसरो जिसको हिंद का तोता कहा जाता है, अमीर खुसरो जिसे कव्वाली का जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो जिसने तबला बनाया था, अमीर खुसरो जिसने सितार बनाया था, ये सब क्वालिटी किसमें? अमीर खुसरो में। बढ़िया, वो
गाना बजाना, साहित्य लेखन शैली, कविता लिखना, सब चीज में आगे, एकदम जोरदार व्यक्ति है कि नहीं? पढ़े हो ना ऐसा? अमीर खुसरो उस काल का लेखक है जिस समय केवल अपने राजा के तारीफ में ऐसे ऐसी बातें लिख दी जाती थी जो सुनने में अत्यंत बकवास लगे, अत्यंत बकवास। अमीर खुसरो ने ही ये बात लिखा है, जो अब बताता हूं मैं तुमको। जब सोमनाथ का मंदिर गिर रहा था तो वो काबा की ओर इस प्रकार झुका जैसे वो स्वयं अल्लाह के सामने झुक रहा है, और इस प्रकार घुटने टेकते हुए वह गिर गया। ऐसे ऐसी बातें ये लोग लिखे हुए हैं। अब उसके पीछे कारण साफ है भाई, अपने क्या है, अपने लोगों का, अपने जो क्या है सुल्तान है, उनकी तारीफ करने की, वो तारीफ करना पड़ेगा उनको, तभी जिएंगे। ऐसे ही देखते हैं हम लोग, एक हुए थे कौन, चंद्रबरदाई। सुनो चंद्रबरदाई, क्या लिखा उन्होंने, क्या लिखा पृथ्वीराज रासों में उन्होंने, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। मैंने ऐसा कहा और मेरे ऐसा कहते ही हमारे पृथ्वीराज चौहान ने जो तीर चलाई है, फिर ओह, मोहम्मद गोरी सीधे नीचे, मोहम्मद गोरी सीधे नीचे आ गिरा। वाह। तो 1194 में क्या हुआ था भाई साहब, फिर 1205 में क्या हुआ था फिर? तो इस प्रकार की जो है अपने शासक के तारीफ का पुल बांधते बांधते इतिहास, अगर उसको हम लोग ध्यान देंगे तो इतिहास में बहुत छेड़खानी हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे साहित्यकारों को थोड़ा सा हम लोग किनारे रखेंगे, किसने किसकी रचना की, ऐसी बातों पर ध्यान देंगे। साहित्यों के सहारे से ही हम इतिहास पढ़ते हैं, बहुत सारे साहित्यों के क्या है, उनका ही सहारा लेकर के हम पढ़ते हैं, लेकिन हम इतिहासकारों के मत को थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे कि किस पर बल देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ उस दौरान भी मैंने बताया था कि प्रथम और मूल कारण आप यही मान करके चलना कि क्या था, उनको साम्राज्य विस्तार करना था। इराक का राजा अल हज्जाज, वो भाई सिंध प्रांत पर आक्रमण करने के बारे में सोचेगा ही। हाँ, एक कहानी जरूर आ जाती है, वो श्रीलंका से तोहफा आ रहा था वाला, बार बार आपको ऐसे कहानी मिलते रहेंगी भाई। एक कहानी जैसे चित्तौड़गढ़, अब एक और गाथा आपको बताता हूं मैं, भविष्य में एक गाथा हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बहुत बाद में, 200-250 साल बाद में एक लेखक आएंगे, नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी के काल तक आते आते नए प्रकार का प्रचलन आ चुका था। हिंदी साहित्य का काल विभाजन हम करते हैं, आदि काल, रीति काल, इस तरीके से हम लोग तोड़ते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं। तो जायसी का काल जो है, एक नया काल आ चुका है। इस दौरान जो है जायसी जैसे लोगों ने, और भी अन्य भी हुए थे, मैं एक जायसी को उदाहरण दे रहा हूं, ये लोग लंपट राजाओं को उजागर करने में पीछे नहीं हटे, ये साफ तौर पे इन लोगों ने बता दिया। आप देखोगे पद्मावत जो लिखा गया उसमें साफ तौर पर इस बारे में ज्यादा फोकस कर दिया गया कि जो रानी थी पद्मावती, वो इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता पे आकर्षित होकर के क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी सुंदरता पर आकर्षित होकर के आक्रमण किया और कई महीनों तक वहां डेरा डाला, और उसके बाद में वो पद्मावती को प्राप्त भी नहीं कर सका। भले वो युद्ध जीत गया, राणा रतन सिंह जो वहां के शासक थे पराजित हुए, वो युद्ध जीत गया, लेकिन पद्मावती प्राप्त हुई क्या? नहीं। बाद में कुछ दिनों के लिए खिजराबाद नाम रखता है, और खिजर खां को वहां छोड़ के रखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने। कालांतर में जो उस क्षेत्र के राजपूताना लोग थे, वो लोग दोबारा से चित्तौड़गढ़ को जीत ही लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद। चित्तौड़गढ़ भारत का अभेद्य किला रहा है, कोई राजा यदि जीता भी है तो कुछ ही दिनों में दोबारा स्वतंत्र करवा लिया जाता था। चित्तौड़गढ़ अभेद्य किला। ये इस पूरी कहानी में जायसी ने बार बार जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो मोह माया, जो लंपटपन है, उसको उजागर कर दिया। जबकि पहले में हम लोग देख रहे हैं इधर में, चाहे वो खुसरो हो, चाहे वो कौन हो, हमारे यहां से पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई जैसे लोग हो, इसमें जो है राजा की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। ठीक है, तो ऐसे जो है साहित्यों से हम लोग को कहां तक की बातों को लेना है, ये जो इतिहासकार हमको बताएंगे वहीं तक की बातों को हम समझेंगे। आपको कोटेशन कुछ कुछ याद रखते चलना है कि हाँ, इस इतिहासकार ने ऐसा कहा या इस कवि ने ऐसा
कहा, उसी के बारे में थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ये 16वें वाले को पढ़ लेते हैं। 16वां आक्रमण किस पर हुआ था? सोमनाथ पर, और यहीं से महमूद गजनबी को कहा गया क्या? मूर्ति भंजक। लेकिन याद रखेंगे हमेशा वो एक क्या है? धनाढ्य व्यक्ति है, धन के पीछे ही उसने आक्रमण किया था। ठीक है बात? समझ गया बातों को? और भारत में इस्लाम का प्रवेश तो पहले से धीरे धीरे हो चुका है अरबियों के साथ। तो बहुत कुछ अरबी बातों को तो हम लोग पहले भी क्या है स्वीकार, मतलब इस्लामीकरण को हम लोग धीरे धीरे पहले भी स्वीकार कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद फिर से उसने आक्रमण किया, 17वां आक्रमण। वो कहां पर किया भाई? भारत में अंदर तक आक्रमण करने वाला ये आखिरी था, सोमनाथ। 17वां कहां? सिंध प्रांत में। कहां किया था उसने? सिंध। कहां? मुल्तान क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद फिर वापसी। तो 1001 से लेकर 1027 तक ये जो पूरे आक्रमण है, एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा जो नोट्स आपको दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जयपाल की ने आत्महत्या कर ली थी, ऐसी सब बातें मूल रूप से आपको ध्यान रखना है। कहां? 16वें पर। कहां ध्यान रखना है? या कभी यदि कोई अंदर तक जाकर पूछना चाहे तो जोड़ी मिलाव अगर हम पूछ सकता है कि भाई इस आक्रमण में किस किस क्षेत्र पर विजय किया था उसने। हर जगह जीता ही था वो, तो किस किस क्षेत्र को जीता था, इस प्रकार की बातें आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जो महमूद गजनबी भारत आया, तो महमूद गजनबी जब भारत आया तो इस दौरान उसके साथ कुछ विशेष विद्वान भी आए थे, कुछ लेखक, कुछ साहित्यकार भी आए थे। प्रश्न आपको इस पार्ट से, ये जो तुर्क आक्रमण है महमूद गजनबी है, महमूद गजनबी से जो प्रश्न आने के चांसेस है वो इनसे ज्यादा है। और इन चारों के नाम आप याद रखिएगा, जो चार लोग आए हैं। सबसे पहला नाम है अल बरूनी। क्या नाम है भाई? अल बरूनी आपको याद रखना है। दूसरा नाम क्या है भाई हमारे पास? उतबी। क्या नाम है? उदबी। तीसरा नाम है हमारे पास वैहाकी, वैहाकी। और चौथा नाम आता है हमारे पास फिरदौसी का। क्या नाम है? ये चार लोगों के नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखो, आए तो और भी थे, और भी विभिन्न प्रकार के विद्वान आए थे जो विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, या दर्शन के क्षेत्र में अध्ययन करते थे। भारतीय जो दार्शनिक है उनसे भी मिलते थे। इन सब के साथ में मेल जोल बढ़ा था इस काल में। लेकिन ये चार के नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अल बरूनी, अल बरूनी वह है, देखना अल बरूनी के बारे में ध्यान रखना। अल बरूनी एक बेहतरीन भूगोलवेत्ता है, भूगोलवेत्ता। ये गणितज्ञ भी है, और क्या है ये? इतिहासकार, दार्शनिक भी है ये, खगोल शास्त्री भी है। समझ रहे? जो विषय बोल दो हर चीज में आ गए भाई साहब, मेडिकल साइंस को छोड़ के हर चीज में है। अरबी फारसी भाषा का ज्ञानी भी है, अरबी फारसी भाषा भी जान रहा है। अल बरूनी वह व्यक्ति है जिसने, ऐसा पहला मुसलमान है जिसने पुराणों का अध्ययन किया। ये जो है प्रश्न आता है, वह कौन, पहला मुसलमान कौन है जिसने पुराणों का अध्ययन किया? वो कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी पहली बार किसी मुसलमान ने यदि पुराणों का अध्ययन किया था तो वो कौन है? अल बरूनी। और अल बरूनी की जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है भाई? तहकीक ए हिंद, या एक और नाम है इसका तहकीक ए हिंद, या इसी का एक और नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, भले ही बाकी 16 आक्रमण भूल जाओ, 16वां बस याद रखो। लेकिन अल बरूनी की बात आपको याद रखनी है। अल बरूनी कौन सा ग्रंथ लिखा इसने? तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। अल बरूनी वह व्यक्ति, वह पहला मुसलमान जो पुराणों का अध्ययन करता है। कौन है वो? अल बरूनी। कौन कौन सी भाषाएं जान रहा है ये? अरबी और फारसी। ठीक है। उतबी, इसने क्या लिखा था भाई? उतबी ने, उतबी ने लिखा है किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी नामक ग्रंथ लिखा है किसने? उतबी ने। किताब उल यामिनी, इससे किसकी जानकारी प्राप्त होती है मूल रूप से?
सुबुद्दीन और महमूद गजनबी, इन दोनों का इतिहास बताया गया है किताब उल यामिनी में। ऐसी ग्रंथों से हम लोग, ये जो इतिहासकार हैं जो इतिहास लेखन करते हैं, ऐसे ग्रंथों से लिखते हैं, ठीक है, किताब उल यामिनी। अच्छा, एक कहानी ये भी आती है, यदि कभी आपके सामने प्रश्न के तौर पर आए तो मैं बता दूं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अलबरूनी ने, जब अलबरूनी भारत क्षेत्र में आया, उसने यहाँ के लिए किताब उल हिंद लिखा, लेकिन उसके इस किताब को टाइटल, किताब उल हिंद जो टाइटल है, ये टाइटल वास्तव में महमूद गजनवी ने दिया था। टाइटल जो दिया था किसने दिया था? महमूद गजनवी ने दिया था। एक दो इतिहासकार ऐसी बात बताते हैं, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा पूछ दिया जाए या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी आप फेस करो तो बता देना टाइटल किसने दिया उसको? महमूद गजनवी ने, ठीक है। इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज की इंडिका, इस टाइटल से बुक किसने, उसको संकलित किसने किया? जॉन सॉनबैक। किसने? सॉनबैक ने। सॉनबैक ने संकलित किया था मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है। क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पूरी बात तो कौटिल्य ने लिखी उसमें, लेकिन इसको संकलन किसने किया? कौटिल्य का अर्थशास्त्र या चाणक्य का अर्थशास्त्र करके संकलित किसने किया है? डॉक्टर शाम शास्त्री। कैसे भूल जाते हो तुम लोग यार, गजब के लोग हो भाई, ऐसे नहीं भूलना है। चलो देखो यहां पर किताब उल यामिनी किसके बारे में बताया गया इसमें? गजनबी और सुबुद्दीन। वैहाकी ने क्या लिखा? तारीख ए सुबुद्दीन। तारीख ए सुबुद्दीन। अब जाहिर सी बात है, ये तो आपको कभी नहीं पूछेगा कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। किताब उल यामिनी में किसका वर्णन है, ये आपको भले ही पूछ ले, तारीख ए सुबुद्दीन में तो कभी नहीं पूछेगा। फिरदौसी ने कुछ लिखा है? क्या लिखा इसने? शाहनामा लिखा इसने। ये जो है इनके ग्रंथ, इनके रचना आपको ध्यान रखने हैं। ये चारों महत्वपूर्ण लोग जो है आए थे किसके साथ में? महमूद गजनबी के साथ में भारत। और जब इस प्रकार के लोग आएंगे, जब भारतीय दार्शनिक, गणितज्ञ और विज्ञान को जानने वाले लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अरब में खलीफा उनको अच्छा पद दे रहे हैं, वहां जाके अपने दर्शन का विकास कर रहे हैं या विज्ञान का विकास कर रहे हैं, और वहां के लोग आकर के इस तरीके से क्या कर रहे हैं, अलबरूनी जैसे लोग अब पुराण का अध्ययन कर रहे हैं, तो अब संस्कृति का मेल जोल जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। हम बात कर रहे हैं अभी 1027 तक की, जब महमूद गजनबी आया, ये महमूद गजनबी का काल था। अभी तक आप देखो भारत में इस्लाम का वास्तविक रूप से पूर्ण नियंत्रण वाला शासन हो पाया है क्या स्थापित? नहीं। अभी भी ये कहा है गजनी तक ही ये सीमित है। अभी भी भारत बिखराव की स्थिति में है। 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी चल रही है, अब भी यहां पर एक निश्चित राजनैतिक तंत्र स्थापित हो पाया क्या? नहीं हो पाया है। अभी भी छोटे छोटे बिखरे बिखरे राजा हैं, और इसीलिए अब एक और आक्रमणकारी आने वाला है। नाम है इसका क्या? मोहम्मद गौरी। कौन आने वाला है? मोहम्मद गौरी। ठीक है बात? चलो तो टॉपिक डाल दो मोहम्मद गौरी। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौरी वाली बात को हम लोग कल चालू करेंगे। कल पढ़ेंगे हम लोग गौरी को। कल आप लोग का पहले टेस्ट होगा। गौरी बहुत ज्यादा समय का नहीं है, कल गौरी को लाएंगे। अभी बहुत धीरे धीरे इत्मीनान से पढ़ लो, ठीक है। कोशिश करो कि यहां जिन शब्दों को मैं दोहरा रहा हूं उनको दोहराते रहो आप। नहीं तो क्या है, मेरा ज्यादा अभी ध्यान इसी बात पर है कि आपके जुबान में ये सारे शब्द आने लगे। एक बार ये आप कैच कर लिए तो हमारे लिए दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। बार बार ऐसे ऐसे ही शब्द आते रहेंगे, ठीक है। तो अब जुबान पकड़ लो इसको। लेकिन ये पूरा सप्ताह आपका प्राचीन भारत के साथ भी गुजरना है, तो ये सप्ताह हम लोग थोड़ा स्लोली पढ़ेंगे। जब आप प्राचीन का पूरा टेस्ट दिला लो, एफएलटी दिला लो, मैं उम्मीद करूंगा कि घर जाकर के केवल एक टॉपिक एक पेज में ही होगा मेरे ख्याल से। ये वाला जो बात है जो आज हमने डिस्कस किया, ये जो मैं कल पीडीएफ भेजा हूं उसका मात्र एक पेज ही होगा, ज्यादा ज्यादा 1.5 पेज होगा। इसको एक बार दोहरा लीजिए आप घर जाकर के, और पूरा ध्यान अपना प्राचीन की ओर लेकर के जाइए। गुप्तोत्तर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि गौरी अभी पढ़ाना चालू करूंगा, गौरी खत्म हो जाएगा। तो
तो घर जाके ना गोरी पढ़ पाओगे ना गजनबी, तो मुसीबत हो जाएगी। और कल फिर गुप्तोत्तर, और कल मैं चालू कर दूंगा इधर में क्या, दिल्ली सल्तनत, मुसीबत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, आज जल्दी क्लास छोड़ देता हूं मैं, समय अभी बहुत बाकी है, लेकिन फिर भी कल आप लोग गुप्तोत्तर पढ़ के आइए, ठीक है।